नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरों की। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव में भी सीएम योगी का दबदबा देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। जौनपुर की मल्हारी सीट से आपको बता दें कि नौगाम सादात में संगीता आगे चल रही हैं और वहीं टुंडला सीट पर बीजेपी के प्रेमपाल आगे चल रहे हैं। 6 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है और बड़ी अपडेट, यूपी उपचुनाव की 7 सीटों के लिए जो मतगणना है वो लगातार जारी है। इसी बीच एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का दबदबा देखने को मिला है और आपको बता दें कि 7 में से 6 सीटों पर इस समय बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगर एक सीट की बात करें तो वहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी बताया जा रहा है जो आगे है और वहीं बाकी की 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। तो बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर आपको दे रहे हैं। उपचुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी आगे है। जौनपुर की मल्हानी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी इस समय आगे चल रहे हैं। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ अलग अलग संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और देवरिया से भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। बुलंदशहर से सबसे पहले परविंदर आपके पास आऊंगी, क्या स्थिति, क्या अपडेट वहां से आ रही है, क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? मतदान की जो मतगणना है वो चल रही है। यहाँ पर मतदान का जो रिजल्ट है वो जैसे जैसे आता जा रहा है तो वैसे जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यही बुलंदशहर उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 13,000 वोटों से बढ़त दिखाए हुए है और जो बसपा प्रत्याशी है वो 13,000 वोटों से कहीं ना कहीं पीछे है। और जो करिश्मा जिस तरीके से यहाँ गठबंधन का असर देखने की बताई जा रही थी, लेकिन वो जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से यहाँ धराशायी हो गया है करिश्मा। बिल्कुल, लेकिन जैसे शुरुआती दौर में हमने देखा था कि बढ़त तो दिखाई दे रही थी दूसरी पार्टियों की, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे बीजेपी की बढ़त बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल करिश्मा, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो मतगणना का समय जिस तरीके से स्टार्ट हुआ उसके बाद जैसे जैसे दिन ऊपर बढ़ता गया तो इसी तरीके से बीजेपी की जो बढ़त लगातार आगे चल रही है। और पहले बढ़त कम थी, इसके अलावा अब करीब जैसे अभी 16वां राउंड बुलंदशहर में आया है तो यहाँ पर 8,000 वोटों से जो बीजेपी पीछे हो गई है, जिससे कि जो बसपा है और बीजेपी में अब कहीं ना कहीं मुकाबला जो रोमांचक होता नजर आ रहा है इसमें। ठीक है, और इसी बीच हमारे साथ देवरिया से भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे भी ज्यादा अपडेट लेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। राम बाबू, अगर वहां की बात करें, देवरिया की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? आपको बता दें सबसे पहले कि यहाँ उपचुनाव में आज मतगणना हो रही है। मतगणना स्तर पे है इस समय। यहाँ भी बढ़त बनाई हुई है, 8,000 कुछ वोटों से अभी आगे चल रही है। अभी 2 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, अभी बढ़त इसकी बढ़ती ही जाएगी। और इसमें दूसरे स्थान पे सपा प्रत्याशी है और तीसरे स्थान पे बीएसपी है और चौथे स्थान पे निर्दलीय प्रत्याशी जो जन्मेजय सिंह, स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के जो मृत हो जाने के बाद उनके यहाँ पर सीट खाली हुई थी, उनके पुत्र हैं। और ये 5वें स्थान पे आपके कांग्रेस है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर आपको बता दें कि मतगणना लगातार जारी है और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते आगे बात करते हैं अगली खबर को लेकर। प्रतापगढ़ के कुशली डी गांव में जमीनी विवाद को लेकर अधिवक्ता उमेश मिश्र को गोली मार दी गई। गोली मारने का आरोप चचेरे भाई पर ही लगा है और जानकारी के मुताबिक पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसने अधिवक्ता को गोली मार दी थी। गंभीर हालत में अधिवक्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और इसी के साथ बात अगली खबर की कर लेते हैं। ललितपुर में एक कानून के बीच सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां पर उसने अपने आप को दूसरे एरिया का सरगना बताकर ग्रामीण के साथ
अभद्रता कर गाली गलौज की और सरेआम वहां पर गोलियां चलाई और धमकी भी दी गई। इतना ही नहीं, मदहोश कानून ने अपने अधीन स्थल लेखपाल को ही ग्रामीण के सामने जमकर थप्पड़ जड़ दिया और पूरा मामला तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी के गेहूं से भरी गाड़ी को टक्कर मारने को लेकर है, जिसमें टैक्सी में बैठे ग्रामीण की भी वो घायल बताया जा रहा है। हम वहाँ से चले आ रहे थे गांव से गल्ला भर के टैक्सी में। हमने यहाँ बरारी में खड़ी करी टैक्सी, कम से कम 5 मिनट वहाँ पे बात की और पीछे से लेखपाल साहब आ रहे थे 4 व्हीलर से, स्कॉर्पियो से, और उन्होंने हमारी टैक्सी में कम से कम 80-90 की से ज़्यादा की स्पीड में हमारी गाड़ी में टैक्सी में स्कॉर्पियो मार दी, जिससे नुकसान हो गया। अच्छा, गल्ला गाड़ी में भरा हुआ था? गल्ला उसमें था 7-8 क्विंटल माल था। किस आपको चोट लगी है? हाँ, ये माथे में लगी है, पैर में लगी है। और बाराबंकी के एसपी ने जैसा काम किया वैसा वो शायद पूरे देश में कोई भी बड़ा अधिकारी ना कर पाता। एसपी ने मिसाल पेश की है जिले के गांव चैनपुरवा में। पहले एक बीमार लड़की के घर पहुंचकर उसका हाल जाना, फिर उसे खुद लेकर राजधानी लखनऊ के अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टरों को बेहतर इलाज देने के लिए प्रेरित किया। हालांकि लड़की के इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन पुलिस अधीक्षक की इंसानियत लोगों के दिलों में घर कर गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री और खनिज निदेशक के आदेश अनुसार ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बांदा में बीती रात खनिज अधिकारी और सेल्स टैक्स टीम ने शहर कोतवाली में आने वाले कृषि विश्वविद्यालय के समीप एमपी से आ रहे 28 ओवरलोड मोरम ट्रकों को सीज किया और सभी ट्रक चालक ट्रकों को रोड पर ही छोड़कर भाग निकले। इन सब के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी सुभाष सिंह ने कहा कि शासन की मंशा के तहत आगे भी ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ये 15 तो यहाँ पकड़े गए हैं, 8 आगे पकड़े गए हैं। अब ये सारे ट्रकें हम लोग को ड्राइवर छोड़ भाग गए हैं। अब ये पता लगाते हैं कि इनमें वैध पेपर है, वैध परिवहन हो रहा है कि नहीं। तो दिख तो रहा है कि ज़्यादा लदा हुआ है। अनुमानन ये ट्रक यहाँ यूपी के हैं कि एमपी से आए हुए हैं, कुछ ऐसा? ये अब ये इसके पीछे तो हम लोग की कोई खदानें चल नहीं रहे हैं, तो संभवतः ये है कि एमपी से सारी ट्रकें आ रही हैं। ये तो लगभग कितने ट्रक हैं? ये 15 ट्रक यहाँ पे पकड़ी गई, 8 ट्रक आगे और 5 ट्रक नायब तहसीलदार साहब ने वहाँ पकड़ा है, बोरागढ़ चौकी के पीछे रेलवे फाटक के पास। पर कैसी कार्रवाई की जाएगी? इनमें सभी विभाग कार्रवाई कर रहे हैं, सेल्टेक्स, आरटीओ, और हम सभी लोग अपने अपने विभाग से संबंधित कार्रवाई कर रहे हैं। सीओ सिटी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में हरदोई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पूरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अब्दुलपुरवा का है और छापेमारी के दौरान पुलिस ने वहां से 5 लोगों को और गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक देह व्यापार का कारोबार करने वाली महिला कई बार पहले भी जेल जा चुकी है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक जगह ऐसी सूचना पुलिस से मिली कि वहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा है। मौके पर तत्काल फोर्स इकट्ठा करके वहाँ पर दबिश दी गई, तो वहाँ से लड़कियाँ और लड़के पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधि कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग सर पकड़े हैं लगभग? अभी तक 5 लड़कियाँ और 5। कहाँ, क्या यहीं के हैं रहने वाले या कहीं बाहर की इनकी लड़कियाँ? अभी पूछताछ चल रही है और तस्दीक किया जा रहा है कि जो लोग जो पते बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, वो सही है नहीं, उसे हिसाब से विधि कार्रवाई। इस तरह के और भी तमाम मामले जो हैं जिले में कई बार संज्ञान में आए, कैसे पुलिस काम कर रही है इसमें, क्या कैसे देखती है? देखिए, एक को चिन्हित करके सभी में इंटरकनेक्शन देखकर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इससे एक मैसेज जाए सोसाइटी को। सर्दी के आने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए और अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसकी रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था की जाए। इसी के तहत मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी ने खतौली का दौरा किया और रैन बसेरे का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
ये खतौली तहसील में आज रैन बसेरा देखने के लिए आए थे और गौशाला जो यहीं बना हुआ है नगर पालिका में, तो पिछले साल भी ज़्यादा लोग नहीं थे, उसके कैपेसिटी के हिसाब से इन्होंने बनाया है। अगर और लोग मिलते हैं तो उनको रखना है, तो उसके हिसाब से व्यवस्था भी प्लान किया है एसडीएम साहब ने और सीओ साहब ने। तो ठंड में हम लोगों को ये प्रयास है सबको अलाव भी समय पर चल जाएं और रैन बसेरा भी रेडी हो जाए, यहाँ का रेडी है। दिन भर निरीक्षण किया मैडम पूरे जिले भर में, कहाँ के निरीक्षण हुए हैं और क्या अभी तक की? अच्छा, आज वो कोविड हॉस्पिटल हमने देखा था, L1 हॉस्पिटल हमने देखा था। फिर एक हम लोगों का प्रोजेक्ट है इसमें म्यूज़ियम में, जो उसमें वो बनाने के लिए कि ई डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए, उस संबंध में भी हमने देखने के लिए गए थे। अदरवाइज वो इसका चाइल्ड हेल्पलाइन का उनका एक अभियान चल रहा है, उसमें गए थे, कोर्ट वर्क और इस तरह से। रामपुर जिले में जिला प्रशासन की ओर से पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपने अपने अंदाज में पेंटिंग की। साथ ही ये भी बताते चले कि यह प्रतियोगिता पिछले कई दिनों से जारी थी, जिसका जिलाधिकारियों की अगुवाई में समापन किया गया और रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। मतलब रामपुर के जितनी भी सभी फेमस बिल्डिंग हैं वो बनाई है फिक्शनल सिटी के रूप में। अच्छा, ऐसा क्यों किया आपने, किस लिए कर रहे हो? दरअसल मैं रामपुर के सभी चीज़ें बनाना चाहता था, मगर वो तो किसी फॉर्म में दिखती नहीं, तो मैंने उसे एक फॉर्म में दिखाने के लिए फिक्शनल सिटी बनाई है। जो इधर देखिए, इधर देख के बताइए। तो फिर इसमें आप क्या क्या बना रहे हो? इसमें मैंने जामा मस्जिद बनाई है, तो रजा लाइब्रेरी बनाई है, बापू मॉल बनाया है, गांधी समाधि बनाई है और किला गेट बनाया है और कस्तूरबा गांधी नेशनल पार्क बनाई है, जवाहर यूनिवर्सिटी बनाई है और जिला अस्पताल भी बनाया है। देखिए, ये बेंजीर बंदा पहले से आधा अधूरा बन के पड़ा हुआ था। इसमें हमने सारी इसको सुंदर बनाने, इसको बेहतर करने कहा था कि यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक कर सके और इसका उपयोग कर सके। सारी कुछ करने के बाद ये जो स्थान बचा था, इसको सुंदर बनाने के लिए एक प्रस्ताव आया कि हम लोग यहाँ पेंटिंग वगैरह करा दें। और इसके लिए ये दिमाग में आया कि हम बजाय इसके कि खर्च करके पेंटिंग कराएं, क्यों ना यहाँ के निवासियों को उसमें शामिल किया जाए, ताकि इस पर उनकी ऑनरशिप बढ़े। और इसी तरीके से सारी चीज़ों से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे स्थानीय उत्पाद हों, चाहे हर एक नई शुरुआत हो, उसमें लोग जुड़ें, लोग उसकी ऑनरशिप लें और लोग उसको और बेहतर से बेहतर करें। ये इसी का एक हिस्सा है और इसमें लोगों ने काफ़ी उत्साह से प्रतिभाग किया, बढ़िया रहा। और अभी इसको एक शुरुआत के तौर पे ले रहे हैं। आज बेंजीर बंदा है, कल सारे शहर में इस तरीके की जहाँ जहाँ जगह मिल जाएगी ऐसी चीज़। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से बस्ती पुलिस यातायात माह में जागरूकता अभियान चला रही है और लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाने के लिए सलाह भी दे रही है, ताकि सड़क हादसों पर रोक लग सके और लोग सुरक्षित रहें। इसी क्रम में क्षेत्र अधिकारी कलवारी, हरैया, रुथौली सहित विभिन्न थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र में बाइक रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक किया। महीना जो है नवंबर का महीना हर साल उत्तर प्रदेश पुलिस को यातायात माह के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो आज यातायात माह के उपलक्ष्य में हमने हरैया थाने में जैसो हरैया और इनकी पूरी टीम जो थी, इसके साथ बाइक से रैली निकाली, जिसमें जो भी हमारे बाइक राइडर, एक तो मैं खुद था, दूसरे हमारे एसओ साहब थे परवेश राय जी, और हम लोगों ने जो हमारे साथ मिलियन थे जो बाइक के पीछे बैठे थे वो भी हेलमेट लगाए थे। और बाकी गाड़ियों से अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जो भी यातायात के नियम हैं वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए हैं। सभी लोग जो भी बाइक से चलते हैं वो हेलमेट अवश्य लगाएं, जो पीछे बैठने वाले हैं वो भी हेलमेट लगाएं, जिससे हम दुर्घटनाओं को भी रोक सकें और दुर्घटना होने पर दूसरों की उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इसके अलावा जो त्योहारों का ये महीना है पूरा, तो बाज़ारों में भीड़ भाड़ रहती है, कोविड का प्रकोप अभी चल रहा है, तो हमने ये भी संदेश दिया कि सभी लोग जो बाहर निकलते हैं वो मास्क अवश्य धारण करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये पूरा हमारी कार्रवाई इस पूरे महीने चलती रहेगी। हम लोग इस तरह के जागरूकता अभियान
रामपुर कारखाना थाने के ग्राम मझरिया में बीते दिनों की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही पुलिस ने हिरासत में लिए गए आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, फावड़ा, बांस और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए हैं। तो थाना रामपुर कारखाना में एक हेडलेस बॉडी एक नवयुवक की मिली थी और उसके बाद वहां से 4 किलोमीटर दूर एक हेड बरामद हुआ था। इस हेड को बरामद करने में जो हमारी स्थानीय डॉग है रूबी, उसकी मदद से और जो ब्लड स्टेन्स थे उसके रास्ते की मदद से पुलिस ने उसे आइडेंटिफाई किया था। 6 तारीख को ये पता चला था कि ये व्यक्ति रांची का रहने वाला है और यहाँ एक पोल्ट्री फार्म पर काम करता है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीम लगी हुई थी और उसने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसे कोरिलेट करके इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आला कत्ल बरामद हो गया है और मुलजिम इसमें गिरफ्तार हुए हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं और ये यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उसकी ये बड़ी सफलता है और ये केस जो ब्लाइंड था उसको पुलिस ने पूरी सतर्कता के साथ और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वर्कआउट करने में सफलता। और चलिए सीधा रुख करते एक बड़ी खबर का। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 13 जिलों पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा समेत यूपी के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। बाकी जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। प्रदूषण को देखते हुए कई राज्य पटाखों पर बैन लगा रहे हैं और इसी दिशा में आपको बता दें कि 13 जिलों को छोड़कर यूपी के अन्य जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे और ऐसे में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा समेत यूपी के 13 जिलों में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है और 30 नवंबर तक किसी भी तरीके के पटाखे इन 13 जिलों में नहीं जलाए जाएंगे। एनजीटी और मुख्य सचिव के आदेश के बाद पुलिस कमिश्नर का यह आदेश सामने आया है और जिसके बाद फैसला लिया गया कि सभी थाना प्रभारियों को सुजीत पांडे का आदेश दिया गया है, जिसके बाद से ही आपको बता दें कि पटाखों पर बैन लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव कपासिया इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्योंकि राजधानी लखनऊ समेत 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर पटाखों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है? देखिए करिश्मा, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 13 जनपदों में इस बार पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एयर क्वालिटी जिस तरीके से खराब हो रही है, किसान लगातार पराली जलाकर जो हमारी वायु है, वायु प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार उन लोगों के खिलाफ तमाम उपाय कर रही है, FIR दर्ज की गई है, किसानों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन दीपावली पर अब की बार जो पटाखों की गूंज हवाओं में फिजाओं में सुनने को मिलती थी, अब की बार वो उस पर बैन लगाया गया है और 13 शहरों में अब की बार हमारे उत्तर प्रदेश के लोग पटाखे नहीं जला सकेंगे। बिल्कुल, लेकिन संजीव अभी हमने आगरा की भी हालत देखी थी, किस तरीके से आगरा का AQI लेवल निकल के आया था और सबसे गंदा शहर बन गया था आगरा, और ऐसे में प्रदूषण का जो लेवल है यूपी में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश की खराब है। आपको बता दें कि 700 के आसपास AQI राजधानी लखनऊ, आगरा, मेरठ और दिल्ली NCR के जो सटे जनपद हैं उनमें लगातार खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम सराहनीय है और जनता के हित में है, क्योंकि यदि हमारी जो वायु है वो दूषित होगी तो आमतौर पर लोगों के जो फेफड़े हैं वो खराब होने का काम होगा और तमाम जो बीमारियां हैं वो लोगों को अपनी जद में ले लेंगी। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ये बड़ा कदम कहा जाएगा। हालांकि इसके साथ साथ करिश्मा, मैं आप ये भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की सरकार अन्य जो स्रोत है प्रदूषण फैलाने के, उन पर भी लगाम लगाए और लगातार जिस तरीके से
तमाम चीजों से एयर पोल्यूशन बढ़ता है उन पर रोक लगाने का काम हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब एक बड़ा फैसला लिया गया है और उत्तर प्रदेश में 13 जिलों में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है और बाकी जो जिले हैं वहां पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे।